चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें होता क्या है, हमें डेटा की फॉर्म्स दी होती हैं, डेटा फॉर्म्स में होता है। डेटा आपको सीधा सीधा ना गिवन देके एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न में दे देगा। अब वो फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा। दूसरा होता है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म मतलब, चलो एक एक करके बाद में सुनूंगा, पहले पूरा बता देता हूं। तीसरा ग्राफ फॉर्म। अब ग्राफ में ही वैरायटी आ जाएगी, लीनियर ग्राफ, या फिर कह सकते हैं लाइन ग्राफ बोल दो, चलो लीनियर ग्राफ की जगह लाइन ग्राफ बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है बार ग्राफ। फिर बार ग्राफ का एक थोड़ा सा वेरिएंट आ जाता है, दैट इज हिस्टोग्राम। ये वेरिएंट ही है बार ग्राफ का, बस डेटा रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होती है उसमें, ठीक है। फिर एक और तरीका है पाई चार्ट्स। इन फॉर्म्स में हमें डेटा गिवन होता है, या तो टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा, या पिक्टोरियल फॉर्म में, या ग्राफ फॉर्म में, या फिर पाई चार्ट फॉर्म में, ठीक। सबसे पहले देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होगी? आपको एक टेबल गिवन होगी। अब लेट्स से मैंने कहा कि 5 टीम्स खेल रही हैं, भारत, चाइना और जापान ले लेते हैं, कोरिया ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, और आसपास की कोई कंट्री है क्या अच्छी खासी, चलो रशिया ले लेते हैं, कि हम आपस में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये वाला कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें ये 5 टीम्स हैं? क्रिकेट तो खिला नहीं रहे आप क्योंकि 4 तो टीम ऐसी हैं जो क्रिकेट खेलती नहीं है। मैंने इस बार क्रिकेट का एग्जाम्पल ही नहीं लिया है, ठीक है। मैं खिलाता हूँ बैडमिंटन, ठीक है। दूसरा खिलाता हूँ मैं टीटी, और तीसरा खिलाता हूँ मैं, लेट्स से कोई बास्केटबॉल खिला देता है, बास्केटबॉल, ठीक है। हर टीम का एक एक ही मेंबर, मतलब ये एक एक ही मैच खेलने वाला है, ठीक है। हर वैरायटी का एक एक मैच खेलेंगे। लेट्स से इसके 3 मेंबर्स हैं, एक बैडमिंटन का स्क्वाड है, एक टीटी का स्क्वाड है, और एक बास्केटबॉल का स्क्वाड है। तो हर एक टीम एक एक मैच ही खेलने वाली है, और हर मैच के कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स से भारत ने 4 मैच खेले, विनर को मैं देता हूँ 2 पॉइंट्स, ड्रॉ को देता हूँ मैं 1 पॉइंट्स, और लूज़र को देता हूँ 0 पॉइंट्स। तो भारत के बैडमिंटन में आए 5 पॉइंट्स, टीटी में आए 2 पॉइंट्स, और बास्केटबॉल में आए 3 पॉइंट्स। मैंने चाइना का ये डेटा उड़ा दिया, टीटी वाला डेटा रखा, इसके आए 6 पॉइंट्स, ठीक, ये डेटा उड़ा दिया। अब जापान के लिए मैंने रखा बैडमिंटन में, लेट्स से इसके 4 पॉइंट्स दे देते हैं, टीटी के में उड़ा देता हूँ, और बास्केटबॉल के उड़ा देता हूँ, ठीक है। कोरिया के मैं इन 2 के डाल देता हूँ, ये उड़ा देता हूँ। इसके टीटी में कोरिया के आए हैं 5 पॉइंट्स, और बास्केटबॉल में आए 5 पॉइंट्स, ठीक। रशिया के आए हैं बैडमिंटन में 2 पॉइंट्स, टीटी में आए हैं इसके 3 पॉइंट्स, और बास्केटबॉल में आए हैं इसके 7 पॉइंट्स, ठीक। तो अब आपको ये बाकी बचा हुआ डेटा भरना है। तो इस तरह के सवाल आ जाएंगे कि आपका डेटा मिसिंग भी बता देगा, ज़रूरी नहीं डेटा मिसिंग हो, क्या पता डेटा पूरा दे दे, ठीक है। चलो इसको ट्राई करूँ क्या मैं पूरा भरने की, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं पूरा भरने की। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक कोई भी स्पोर्ट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने अपने पास 10, हर टीम 4 मैच खेलेगी, तो 4 × 5, हर टीम 4 मैच खेल रही एक दूसरे के साथ, तो 10 मैचेस हो गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 20। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, 20 इज़ दी मैक्सिमम। तो हर स्पोर्ट्स में मैक्सिमम ये कितना आना चाहिए? 20। ये भी कितना आना चाहिए? 20। ये भी कितना आना चाहिए? 20, ठीक। अभी देखना 6 और 5 11, और 5 16, तो ये तो डेफिनेटली 4 हो गया, ये तो डेफिनेटली 4 हो गया। फिर इसके बाद इसको देखे 12 3 15, इसको मैं दे देता हूँ 2 पॉइंट्स, इसको दे देता हूँ 3 पॉइंट्स, तो ये हो गया 20।
ये अपने हिसाब से डेटा मॉडिफाई कर रहा है। अगर हमें ये डेटा फिल करना हो तो चलो मैं इसको दूसरे पेन से भर देता हूँ कि ये अगर हम भर रहे होते, इसको दिए मैंने 2 पॉइंट्स, इसको दिए 3 पॉइंट्स, ठीक है। अभी तो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से भर दिया। ये तो डेफिनेटली श्योर हो जाता क्योंकि इसका तो पता है ना अपने को 20 है। ये दो मैंने अभी अज्यूम किए, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको पॉसिबिलिटी कैसे कैसे आ सकती है। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़े आपको, टेबुलर डेटा दे दिया जाए। एसएससी में नहीं आएगा, बैंक पीओ में डेफिनेटली आएगा, कैट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आईपी मैट दे रहे हो, उसमें डेफिनेटली आएगा। कई बार आपको खाली छोड़ देगा वो, अब भरो इसको बैठ के, फिर कंडीशंस लगाता रहेगा हर सवाल में, तो हर सवाल में आपको सॉल्व करना पड़ता है ये, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा दिया गया है। तो अगर एसएससी की तैयारी करें तो पूरा डेटा भरा हुआ आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा क्योंकि उसमें आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको सिर्फ डेटा देखना और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, वी कितना हो गया, 5 4 9 और तो 11, अपने को 9 पॉइंट्स भरने हैं। तो मैं इसको यहाँ दे देता हूँ 3 पॉइंट्स और इसको दे देता हूँ 6 पॉइंट्स, ठीक है। फिर वो बता देगा कि भाई टोटल पॉइंट्स इसके इतने आए, ये इसकी रैंक ये थी, इसकी रैंक ये थी। कुछ कंडीशंस देगा नीचे कि भाई जितने भी उनके पॉइंट्स बने हैं उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड है, तो किसी की रैंक ये दे रखी है, तो कुछ कंडीशंस लगा देगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, फिर क्वेश्चन कराने का टाइम की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसमें डेटा आपको भरना है, जैसे मैंने डेटा भर दिया, सिर्फ एक ही अपने पास श्योर शॉट आया, बाकी अपने पास कोई भी श्योर शॉट नहीं आया क्योंकि ये तो अपन ने मन से भरे, ये 4 अपन ने मन से भरे हैं, सिर्फ ये श्योर शॉट है। तो ये जो 4 मन से भरे हैं, हो सकता है ये भी कुछ ना कुछ आ जाते। वो अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स देता कि लेट्स से जापान के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 10, तो 4 4 2 ये तो श्योर हो जाता, 2 अगर ये श्योर हो जाता तो ये भी 3 श्योर हो जाता। अगर वो बोलता जापान के पॉइंट्स है 11 तो ये 3 हो जाता, ये 2 हो जाता। वो बोलता जापान के पॉइंट्स है 9 तो ये 1 हो जाता, ये 4 हो जाता। अगर ऐसी कंडीशन डाल दिया नो 2 टीम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो देखो यहाँ पे 1 4 डेफिनेटली आता, किसका 1 आता किसका 4 आता वो नहीं पता, पर यहाँ पर डेफिनेटली 3 नहीं आता, 3 3 हो जाता कि एक किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में 2 टीम्स के सेम पॉइंट्स नहीं है चीज़। तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कंडीशन डालना चाहते हो। क्वेश्चन को टफ बनाना है तो अब थोड़ा सा ज़्यादा डेटा मिस कर दोगे और थोड़ी सी टफ कंडीशंस डाल दोगे, और अगर कम डिफ़िकल्ट बनाना है तो आप इतना डेटा दोगे और उसके बाद 2 4 ऐसी कंडीशंस दे दोगे जिससे फटाफट ये भर जाए। आपका भरने का टाइम लगाना है उसको, फिर 3 सवाल दे दिए, 3 सवाल सॉल्व हो गए। तो ये हुआ टेबुलर फॉर्म। अगला आता है अपना पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म क्या होता है, जैसे अपन कई बार अपन फेसबुक या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको अजीब अजीब सी पिक्चर्स गिवन होती हैं कि भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने एक बॉल बनाई, ये इस तरह की बॉल बनाई मैंने, ठीक है, प्लस मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये मैंने ट्रायंगल बनाया इक्वल्स टू, अब कोई मैंने वैल्यू दे दी है, तो इसकी मैंने वैल्यू ली है 10, ठीक। अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहां पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने ली 8, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर बना रहा हूं एक, प्लस अब बॉल बना रहा हूं एक, और इसकी वैल्यू मैंने ली है 6, ठीक। तो इस तरह के सवाल तो बहुत इजी हैं क्योंकि इनमें शेप इक्वल है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ये y है, ये z है, तो ये z है, ये x है, तो अगर सम किया तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z कितना आ जाएगा, इधर देखें तो 24, तो x प्लस वाई प्लस z कितना आ जाएगा 12। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा 2, यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन स्किप कर देता तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स बनती हैं कि भाई यहाँ पे 2 लाइंस थी, यहाँ पे एक ही लाइन छोड़ी, और यहाँ पे मैंने 6 की जगह क्या किया है, लेट से 4 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ऑब्जर्व करनी आनी पड़ेगी कि ये वैल्यू 4 होगी फिर, और यहाँ पे 3 लाइंस की जगह मैंने 2 ही लाइंस बनाई होती, तो ये मैं 6 लिख देता हूँ। तो चीज़ समझ में आ रही है, मैं पिक्चर भी चेंज कर रहा हूँ, सेम पिक्चर में अब लाइन का भी लॉजिक लग गया। तो ये डिपेंड करता है आपके
कोई डिफ़िकल्टी लेवल पे। अगर डिफ़िकल्टी लेवल मुझे बढ़ाना है तो मैं इस तरह से बीच बीच में फिगर चेंज कर दूंगा, शेप सेम रहेगी, उसमें नंबर ऑफ लाइंस चेंज कर दूंगा। या फिर कभी कभी क्या है, क्लॉक के सवाल आ जाते हैं। जैसे क्लॉक में आपको टाइम दे दिया होता है, मैंने एक क्लॉक बनाई, ठीक है, उसमें मैंने टाइम दे दिया ऐसे 3 बज रहा है, प्लस एक और क्लॉक बना दी, उसमें मैंने बजा दिया लेट से 4, इस तरह से 4 बजा दिया, और मैंने दोनों का सम किया है 7, तो टाइम का सम हो रहा है। अब जरूरत हो ना आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाए, टाइम डिफरेंट दे सकता है। तो इस तरह से ये होते हैं पिक्चर्स फॉर्म पे क्वेश्चन, कि हर एक की पिक्चर आपको दी गई है और पिक्चर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक, ये फॉर्म समझ में। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं ग्राफ। अब ग्राफ भी कितने टाइप का है, सबसे पहले देते हैं लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ मतलब डेटा कुछ इस तरह से फॉर्म में मिलेगा आपको, वहाँ पे डेटा लेबल्स ज़रूर गिवन होंगे आपको, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो माइनर लाइंस भी गिवन होंगी, यहाँ पे कोई दे दिया, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, और ये कोई वैल्यू है। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आपको डेफिनेटली गिवन, या तो डेटा लेबल्स जो है ये पॉइंट के ऊपर दे देंगे कि इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है लेट से 120, इसकी वैल्यू हो गई 80, इसकी वैल्यू हो गई 130, और इसकी वैल्यू हो गई लेट से 85, इस तरह से। तो डेटा लेबल्स ज़रूरी नहीं है ऐसे मिले, हो सकता है आपको ऐसे लाइन मिल जाए, कि इस तरह से लाइन मिल जाए, माइनर लाइंस, इन्हें कहते हैं माइनर लाइंस। अब उसकी पर्टिकुलर लेट से मैंने बोल दिया ये 30 है, ये 60 है, ये 90, ये 120, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। पर वो फिर इन माइनर लाइंस की भी माइनर लाइंस देगा, ये लेट से ये मेजर लाइंस है, इनकी माइनर लाइंस दे देगा। पर अगर वो मिसमैच कर रही है तब आपको समस्या आती है। तो वहाँ पे क्लैरिटी के लिए मैं तो यही मानता हूँ डेटा लेवल्स दे देने चाहिए, अनलेस आप ये माइनर लाइंस बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हो। अगर आपने सिंपल ऐसे दे दिया, लेट से मैंने इसको ग्राफ को ऐसे बनाया, ये ग्राफ बनाया, और मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया 10, यहाँ पॉइंट दिया 20, यहाँ दिया 30, यहाँ दिया 40, यहाँ दिया 50, ठीक है। अभी देखो ये दिखने में तो 50 के ऊपर जा रहा है, ये 40 के ऊपर जा रहा है, ये 20 के नीचे है, और मुझे पता ही नहीं है किसकी वैल्यू क्या है। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये फाइनल वैल्यू आ रही है अपनी 10 पे, ठीक है। तो ये 4 कॉमा समथिंग है, ये 1 कॉमा समथिंग है, ये 7 कॉमा समथिंग है, और ये 10 कॉमा समथिंग। अभी समथिंग y की वैल्यू अब हम कैसे जज करें? यहाँ पे आइडिया से आप अगर लिखना चाहें तो ये मुझे करीबन 20% लग रहा है, तो 42 मान लेता हूँ इसको। ये मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट मिडिल में, तो 35। ये मेरे को ऑलमोस्ट 20% कम लग रहा है, तो इसको मैं 18 मान लेता हूँ। ठीक है, 18 मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ 55। अब ये मानना हुआ अपना, हो सकता है उसने गलत अलग तरीके से ज्यूम किया हो, उसने उसको बोल दिया नहीं ये 54 है, 55 नहीं, तो आपकी कैलकुलेशन एरर आ जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर वैसे भी सोच समझ के बनाते हैं सवाल, कि भाई इस तरह की डेटा एरर ना आ जाए कि हमने तो 36 लिया था, आपने 35 ले लिया, तो डेफिनेटली एरर आ जाएगी आपके आंसर में, और आंसर अगर ऑप्शन आसपास हुए तो डेफिनेटली गलत करके आओगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर डेटा लेवल्स दिए जाते हैं, या फिर आपको लाइन्स दी जाती है ताकि आप मैच कर सको, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं लाइन ग्राफ के। अब बार ग्राफ समझना चाहें तो बार ग्राफ क्या होता है, सेम डेटा मैं बार में डिफाइन कर दूं इस तरह से, ये मैंने डिफाइन कर दिया बार ग्राफ, ठीक। तो इसमें मैंने बोल दिया लेट से ये वीट है, ये मैंने बोल दिया राइस है, और ये मैंने बोल दिया पल्सेस है। ये एक्सपोर्ट है किसी भी 10, 20, 30, 40, 50, ये किसी एक पर्टिकुलर साल में ये इनका एक्सपोर्ट आ गया। हो सकता है ये बगल बगल में भी आ जाए। ये लेट से मैं इस तरह से 3 में स्प्लिट कर रहा हूँ इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं खींच के, और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं खींच के, और इसको भी थोड़ा चेंज कर देंगे। लेट से इसको खींच के नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे वापस एक लाइन और खींच देते हैं, और ये ऊपर ले जाते हैं।
तो ये बोलेगा ये 3 साल का डेटा है। पहला डेटा ये 2001 का, दूसरा 2002 का, तीसरा 2003 का, और ये वी ट्राइस और पल्सेस का एक्सपोर्ट का ग्राफ बना रखा है। तो है तो वही बार ग्राफ, पर ये डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब जो हिस्टोग्राम होता है वो इससे किस तरह से डिफरेंट होता है वो देखना। हिस्टोग्राम क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह से। तब ये रेंज के ऊपर काम करेगा। लेट्स से ये 0 to 10, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हिस्टोग्राम बनेगा हमेशा ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हिस्टोग्राम पे, पर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको डील करना है। बहुत इजी होता है, तो गिवन होता है, आपको जज ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ नया बवाल है, बवाल कुछ भी नहीं है, सब डेटा है, डेटा की फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, फिर आते हैं अपन पाई चार्ट पे। पाई चार्ट क्या होता है? आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, अब इसके मैं डिवीजन कर सकता हूँ बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन लेट्स से परसेंटेज। मैंने कहा कि लेट्स से मैंने इसके कुछ सेक्टर्स किए हैं, ये मैंने सेक्टर्स कर दिए इसके। ठीक, ये मैंने 5 सेक्टर्स किए हैं। ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 18% डेटा, ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 22% डेटा, इसको देता है 12% डेटा। ठीक है, ये सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है 30% डेटा। आई होप मेरा सेंटर सही है। सेंटर ले लेता हूँ मैं एक बार, मेरा सेंटर सही नहीं है, रुकना 1 मिनट, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या बवाल हो गया। सेंटर सही कर देता हूँ बस। ऑलमोस्ट अब तो सेंटर आ गया, पहले से बेटर है। और इसको ले लिया मैंने, कितना हो गया ये 4 ही सेक्टर बने क्या? चलो एक सेक्टर और खींच देता हूँ, तो ये हो गया 60। ओके, ये ले लिया 15%, ये ले लिया 25%। ठीक है, तो ये परसेंटेज की टर्म्स में दे सकता है या फिर एंगल की टर्म्स में। इसको मैंने बोल दिया लेट्स से 27 की जगह इसको ले लेता हूँ 54 डिग्रीज। इसको ले लिया मैंने 108 डिग्रीज। इसको ले लिया मैंने 72 डिग्रीज। ठीक है, कितना हो गया? 180 हो गया अब तक, 180 और बनाना। इसको ले लिया मैंने 72 डिग्रीज, और इसको ले लिया 36 और 18 54 डिग्रीज। हो जाएगा पूरा? हाँ, हो गया। तो ये हो गया 360। ये देखना, ये पूरा 360 डिग्रीज होना चाहिए या फिर 100% होना चाहिए। इसको 100% के 360% मत कर देना, गलत हो जाएगा। परसेंटेज की टर्म्स में हमेशा 100% और डिग्रीज की टर्म्स में हमेशा 360 डिग्रीज। क्या पता इसका कॉम्बिनेशन आ जाए। मैंने क्या बोल दिया, ये लेट्स से डेटा और कहाँ कहाँ से उड़ा सकते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये एक डेटा छोड़ देते हैं, बाकी सब डाल देते हैं। इसको हटाया मैंने, इसको हटाया मैंने, इसको बोल दिया मैंने 20%, इसको बोल दिया 25%। ये है 54 डिग्रीज और ये है 108 डिग्रीज। अब या तो डिग्रीज में कन्वर्ट करो या परसेंटेज में। मैं प्रेफर करता हूँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आसान रहता है मेरे लिए। तो 54 डिग्रीज मतलब 15%, ये 30%, तो कितना हो गया 45, 45, 90। तो ये अपने आप आ गया 10%। एंगल अपने आप बन जाएगा बाद में। सेंटर एंगल कितना होगा इसका 36, इसका कितना हो जाएगा 72 और इसका कितना हो जाएगा 90। ठीक, तो ये सेंटर एंगल बन जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बताओ ये सेंटर एंगल कितना बना रहा है, तो कितना आ गया 90 डिग्रीज। ऐसे सवाल बहुत मतलब एसएससी टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं, या बहुत इजी जिसमें सवाल आते हैं उस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछा, वो सिर्फ डेटा देगा अंदर कि आप इसको एनालाइज करो, बताओ उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कैसा है। तो साथ में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करो तो उसमें बहुत ही अच्छा डेटा आता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और उसमें कैलकुलेशन बहुत टिपिकल आती है। तो आपको फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ। फ्रैक्शंस तो याद ही करने हैं आपको, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस याद नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कत आने लगी है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन जितना ईजी कर पाओगे उतना अच्छा है। आप हर चीज़ सीखो, आप एस्टिमेशन लगाना सीखो, अप्रॉक्सीमेशन लगाना सीखो, आप स्क्वायर रूट लेना सीखो, आप मल्टीप्लाई करना सीखो हवा में। ऐसे थोड़ा थोड़ा पास ले आओ कि हाँ ठीक है 25 × 37 है, तो उसको आसपास कैसे लेके जा सकता हूँ। 25 × 40 कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 1000 हो गया, 75 कम 925 आ गया। तो इस तरह से जितनी तेज़ी से कैलकुलेशन करोगे उतना आपका आंसर जल्दी आएगा।
आंसर तो आ जाएगा, पर आपको टाइम लिमिट के साथ करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेटा इंटरप्रिटेशन में इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती है, यही जनरल फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। बाकी आप कुछ डिराइव करके अगर कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फॉर्म का आएगा, ऐसा हो सकता है पाई चार्ट के साथ साथ बार ग्राफ दे दे या टेबुलर फॉर्म दे दे कि भाई ये टेबल फॉर्म है, इसमें ये एक्सपोर्ट है और बताओ ये पर्टिकुलर उसका पाई चार्ट है कि एक्सपोर्ट का कितना वेरिएशन है। तो हर चीज़ में अगर क्वेश्चन टिपिकल बनाना हो सकता है मैं 3-3 चार्ट्स दे दूँ, एक बार ग्राफ दे दूँ, एक लाइन ग्राफ दे दूँ, एक पाई चार्ट दे दूँ, या फिर क्या करूँ एक टेबुलर डेटा दे दूँ, एक बार ग्राफ दे दूँ, एक पाई चार्ट दे दूँ, सेम क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्म में डेटा दे दिया। तो उससे घबराना नहीं है, डेटा की फॉर्म ही चेंज हो रही है, डेटा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डेटा की रिप्रेजेंटेशन वो चेंज कर रहा है बस आपको डराने के लिए कि भाई साहब इतना बड़ा सवाल है, सवाल तो बवाल ही आएगा, उससे तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर का काम है कि आपको फंसाना, आपका काम है एग्जामिनर को चैलेंज करना और उसमें फंसना नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेटा इंटरप्रिटेशन यहीं कंक्लूड करते हैं, और इसमें जो भी सवाल आता है आप घबराइए मत, उसको देख के आप बस सॉल्व कीजिए, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, कैलकुलेशन सीखिए, कैलकुलेशन तेज करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।